नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारस। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। क्या राहुल गांधी देश को डराने की कोशिश कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी देश में पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीते 2 दिनों से राहुल हिंदुस्तान को लेकर भविष्यवाणियां कर रहे हैं, तबाही और बर्बादी की बात कर रहे हैं, बात हॉर्मूज और युद्ध की कर रहे हैं और लोगों को भुखमरी और कंगाली का डर दिखा रहे हैं। राहुल गांधी हाथ में संविधान लहरा रहे हैं, लेकिन 90 दिन में देश की बर्बादी का काउंटडाउन बता रहे हैं। आखिर राहुल का मकसद क्या है? राहुल बात तो आर्थिक संकट की कर रहे हैं, लेकिन बता ऐसे रहे हैं जैसे मुश्किलें सिर्फ भारत की बड़ी हैं। युद्ध भारत की वजह से हो रहा है। राहुल देश की बर्बादी की भविष्यवाणी करते करते भाषा की मर्यादा तक भूल चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री को तू तड़ाक कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गद्दार तक करार दे रहे हैं। राहुल गांधी का दावा सिर्फ तबाही बर्बादी का ही नहीं, उनका दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी 6 महीने के अंदर हाथ जोड़कर रोते हुए लोगों से माफी मांगते फिरेंगे। लेकिन इस बार उन्हें कोई माफ नहीं करने वाला है। ऐसा लगने लगा है कि राहुल गांधी मोदी के खिलाफ युद्ध छेड़ देना चाहते हैं। राहुल को लगने लगा है कि ऐसे डराने धमकाने और बीच बीच में संविधान लहराने से वो दलित पिछड़ों को अपने पाले में कर लेंगे। उन्हें आपदा में अवसर भी दिख रहा है, अपनी गिरती सियासी ग्राफ पर ब्रेक लगाने का चांस भी दिख रहा है। लेकिन राहुल को बीजेपी आईना दिखाने उतर चुकी है। नितिन नबीन राहुल गांधी को राहु काल बता रहे हैं, उन्हें याद दिला रहे हैं कि जब जब राहुल ने पीएम मोदी को अपशब्द कहा, बीजेपी को बम्पर जीत मिली। ऐसे में सवाल है कि राहुल गांधी चाहते क्या है? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी और नितिन नबीन का बयान। याद रखना, नरेंद्र मोदी कहेगा, आपसे कहेगा, रोएगा, जैसे कोविड के समय रोया था, जैसे नोटबंदी के समय रोया था, रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है, क्योंकि इन्होंने इसको खत्म किया है। देख लेना, 1 महीने के अंदर टीवी में आएगा नरेंद्र मोदी, रोएगा, हाथ जोड़ेगा, जैसे नोटबंदी में कहा हाथ जोड़ने से अब कुछ नहीं होने वाला है, खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अभी आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति के आप राहु हैं, जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। देश की जनता ने जब जब आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, तब तब इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को जीत दिया है। इसी पर करते हैं चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्टूडियो में हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। सुनील सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, और तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला जी, आपने सुन लिया, देश के एलओपी, देश के नेता प्रतिपक्ष काउंटडाउन बता रहे हैं, और ये काउंटडाउन ऐसा वैसा नहीं है, ये काउंटडाउन है आपकी बर्बादी का। कह रहे हैं इस बार देश आपको माफ नहीं करेगा, बल्कि इस बार आपको ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा जाएगा जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तैयारी है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को उनके एलाय पार्टनर गंभीरता से ले। राहुल गांधी जी ने कितनी गालियां दी। शरद पवार जी का स्टेटमेंट आज ही का स्टेटमेंट है कि नरेंद्र मोदी जी जितना काम कर रहे हैं भारत के हितों को संरक्षित करने का, ऐसा कोई नहीं कर रहा, और उनको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी के खुद के पार्टी वाले उनको सीरियसली नहीं लेते, तो मैं राहुल गांधी को कैसे सीरियसली लूं? और देखिए, आज तो मुझे लगा कि कम से कम आज राहुल गांधी खुश होंगे। भाई, मोदी जी उनके ननिहाल गए हैं, मदर्स हाउस। अरे, मदर्स हाउस और मदर्स नेशन के साथ इतना अच्छा रिलेशन बना रहे हैं। मुझे तो लगा कि आज कुछ हो ना हो, तहसीन और राहुल गांधी आकर बोलेंगे वेल डन मोदी जी, अच्छा कर दिया, अब मुझे नानी के यहाँ जाने में कितनी सुविधा होगी। पर देखिए, आज भी एक तरफ तो हम टॉफी और कारपूल डिप्लोमेसी कर रहे हैं, भारत का जो है लोहा पूरी दुनिया मान रही है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की जुबान में कितनी कड़वाहट है। देखिए, और उनकी कड़वा शब्द है वो पहली बार नहीं है, कितनी गालियां उन्होंने दी है। अब प्रधानमंत्री को गद्दार बोला है, तो मैं उनको गद्दार का मतलब नहीं समझाऊंगा। इटालियन ज़्यादा बोलते हैं, गद्दारी वो होती है जब आप ऑपरेशन सिंदूर को डाउट करते हैं।
गद्दारी वो होती है जब बोलते हैं आर्मी की आवश्यकता नहीं, पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं। गद्दारी वो होती है जब सोरोस की रिपोर्ट लेकर आप भारत की रफाल और भारत की वैक्सीन के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। गद्दारी वो होती है जब इल्हान उमर के साथ आप खड़े रहते हैं जो बोलते हैं कश्मीर को काट दो भारत से। गद्दारी वो होती है जो यूएस यूके को इंटरवीन करने बोलते हैं भारत में। गद्दारी वो होती है कि गलवान के सोल्जर्स को बोलते हैं कि भाई देखिए ये तो जो है पिट के आ गए, फिर सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ता है कि भाई इस प्रकार की बातें कोई भारतीय नहीं करता। गद्दारी तहसीन ये होती है जब आप जो है ना अक्साई चीन दे देते हो। गद्दारी ये होती है जब आप बोलते हैं कि भाई सियाचिन भी ले लो। गद्दारी ये होती है यूएनएससी की सीट दे दी। गद्दारी ये होती है 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर दे दिए, हमारे 53 सोल्जर वापस नहीं लिए। गद्दारी ये होती है आईडब्ल्यूटी में पानी पाकिस्तान को दे दिया। गद्दारी ये होती है कि फोन आता है अमेरिका से और बोलते 26/11 पे हमला नहीं करेंगे। ये गद्दारी होती है तहसीन पूनावाला। तो गद्दारी का डेफिनेशन आप राहुल गांधी को बता दीजिए। और मैं पूछना चाहता हूं, टॉफी तो हमने दी, टॉफी हम खिलाते भी है, सबको खिलाएंगे। और सामने क्या मिल रहा है? यूएई से 30 मिलियन जो बैरल्स है, हमारा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बढ़ा, नहीं लेना चाहिए था क्या? नेदरलैंड से हम लोगों को 17 अग्रीमेंट मिले, सेमीकंडक्टर की डील हो गई। स्वीडन से हमारा ट्रेड और टेक का, डिफेंस का, इन्वेस्टमेंट का डील हो गया। नॉर्वे से पहली बार कोई 43 इयर्स में भारत का प्रधानमंत्री गया, तो इंडो नॉर्डिक रिलेशंस पूरे मजबूत हुए और यूरोप में गेटवे बन गया जो बहुत जरूरी है आईमेक के लिए। इटली के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी। अब बताइए, जिनका मूल इटली में है, आज वो इटली के साथ संबंध अच्छे बन रहे हैं, मधुर बन रहे हैं, स्वीट बन रहे हैं, उसके खिलाफ हो रहे हैं। नहीं, आज तो वो टॉफी भी कांग्रेस को बड़ी बुरी लग रही है, उस टॉफी पर भी बहुत सारी टीका टिप्पणी हो रही है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है शहजाद जी, उनकी भाषा को अगर छोड़ दीजिए तो कंसर्न तो उनका देश के प्रति है ना। कंसर्न तो उनका देश के प्रति है ना। जब वो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या प्लानिंग की है आने वाले वक्त के लिए, राहुल गांधी जब ये बार बार खड़े होकर कहते हैं कि इस देश को बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि इस वैश्विक संकट में भारत के पास हल क्या है, तो ये तो आप लोग कम से कम उनको बताएंगे ना। मैं बताता हूं। यूएसए ने 40% अपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, साउथ अफ्रीका ने 35%, कनाडा ने 35%, न्यूजीलैंड ने 35%, इटली, जर्मनी, जापान ने 20%, मलेशिया ने 55%, पाकिस्तान को कुछ गिनता नहीं हूं पर 55%, श्रीलंका 38%, हमारे यहाँ 4% बढ़ा है। इनके ज़माने में 1 लीटर पेट्रोल डीजल का नहीं था स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व में, हमारे आज 53 मिलियन टन और प्लस अभी वो 30 मिलियन बैरल हो गया। इनके यहाँ पर जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग 0% थी, आज 20% हो गई, इससे कि तेल पे क्रूड ऑयल की खपत कम हुई। इनके यहाँ पे 5 मेट्रो थी सिटीज़ में, हम लोग के 20 मेट्रो हो गई। इनके यहाँ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 0% थी, हम लोग के यहाँ 100% हो गई, तो इससे 180 लाख लीटर डीजल हर साल बचता है। इनके यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी जो थी वो 76 गीगावाट थी, आज 266 गीगावाट है। ये कर रहे हैं हम लोग। पर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं तहसीन पूनावाला से। तहसीन पूनावाला तो देश हित में बोलते हैं। अब तहसीन पूनावाला बताए कि इनको नॉर्वे और स्वीडन के फ्लैग का अंतर नहीं पता है ना। एक जो जर्नलिस्ट के नाम पे एक आती है, एक कंटेंट क्रिएटर, वहां पे रकस क्रिएट करने के लिए उनको लेकर ये दौड़ पड़ते हैं, उसका तो क्रिटिसिज्म तहसीन पूनावाला ने भी किया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तहसीन पूनावाला भी जानते हैं, और तहसीन पूनावाला तो वो भी बिरादरी में नहीं है जो शर्ट निकाल के एआई समिट में प्रदर्शन कर ले। तो मैं तहसीन से पूछना चाहता हूं, इकोनॉमी डेड है क्या? राहुल जी ने बोला है। अब ये तहसीन ही बताएंगे। तहसीन जी, आप मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब तो आज देश भी जानना चाहता है कि देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हो क्या गया है? उनकी स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? वो बोलते बोलते भाषा की मर्यादा को क्यों तार तार कर देते हैं? आपको मोदी से परेशानी हो सकती है, आपको बीजेपी से परेशानी हो सकती है, लेकिन जिसके बारे में आप बोल रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं। कम से कम पद की गरिमा तो रखिए। थैंक यू प्राची जी, मुझे आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम देश का जीडीपी बढ़ाएंगे, तो मेरी गलती थी। मैंने उनकी बात को, मैंने लगा कि उन्होंने नहीं बढ़ाया जीडीपी, लेकिन उन्होंने बढ़ाया जीडीपी। मैं आज उनकी तारीफ कर रहा हूं। उन्होंने जो कहा वो किया, जीडीपी बढ़ाया, गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ाए आदरणीय मोदी जी। फर्क सिर्फ इतना है प्राची जी कि जब चुनाव के पहले मैं आप ही के शो पे आते बीजेपी की जितने भी प्रवक्ता उनसे कह रहा था कि चुनाव के बाद आप बढ़ाओगे, तब ये कहते थे आप झूठ हो, आप नेगेटिव हो। जैसे आज आदरणीय नवीन जी ने राहुल जी के बारे में कहा राहु काल चल रहा है, लेकिन आप सच नहीं बोलते, आप देश की जनता से सच नहीं बोलते। आपने देश के जनता को फिर से लगा दिया है लाइन के अंदर कि देश की जनता लाइन में रुके और देश का बचाव करे, हम कारपूल करें, हम पब्लिक निजी वाहन से ना जाए, हम सार्वजनिक वाहन से जाए, और ये सब हम करने को तैयार है। आग लगी है बस्ती में, लेकिन वर्तमान सरकार है अपनी मस्ती में। वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा रही जिससे हमें राहत मिले। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं,
देखिए, जो हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की बात करते हैं, जो 70 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व था, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले मनमोहन सिंह जी थे। मोदी जी ने उद्घाटन किया, 1% स्ट्रेटेजिक रिजर्व ने बनाया। अब जाके यूएई में डील किया, वो भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व कल नहीं आएगा, उसको भी समय लगेगा। अब वो 70 दिन से कितने दिन का रिजर्व रह गया, ये बात तहसीन जी हमारे नहीं, सामने देखिए सामने आज आपके नहीं कर रहे। सवालों पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष जब सवाल पूछता है जी। विपत्ति के दौर पर तो ये उसका अधिकार है, आप सवाल पूछिए। मैं प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ राहुल गांधी जी की शब्दावली पर, मैं सवाल पूछ रही हूँ उस काउंटडाउन पर जो वो देश की बर्बादी के लिए कह रहे हैं। देश बर्बाद हो जाएगा 90 दिनों में, ऐसी कोई कामना कर सकता है क्या? तहसीन जी आप कर सकते हैं क्या? रुपये की प्रतिष्ठा गिर रही है और उसी के साथ प्रधानमंत्री की गरिमा गिर रही है। ये शब्द आदरणीय स्वर्गवासी सुषमा स्वराज जी के थे। वो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं थे, नहीं थे प्रधानमंत्री वो। और मैं आपको बता दूं चैलेंज के साथ, यहाँ पे एक अर्थव्यवस्था। तहसीन जी मैं शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाह रही, लेकिन मैं उन शब्दों का इस्तेमाल, चूंकि आप अक्सर एंडोर्स नहीं करते हैं, आप अक्सर एंडोर्स नहीं करते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, आपके सामने खड़े होकर ये कोई कहे कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएगा, हाथ जोड़कर माफी मांगेगा, रोएगा, क्या ये भाषा हो सकती है नेता प्रतिपक्ष की? मैं कह रही हूं आप मत, आपको नफरत हो सकती है मोदी के नाम से, आपको नफरत हो सकती है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन देश से तो नहीं हो सकती ना तहसीन जी। वर्तमान सरकार को माफी मांगनी होगी हम भारत के लोगों से, क्योंकि लगातार हमको झूठ बोलने का काम किया। प्राची जी मैं 30 सेकंड लेता हूं, मैं 2 बार इंटरप्ट हुआ। रुपया वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है, वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी। और ये वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी युद्ध के समय से नहीं, 28 फरवरी से। प्राची जी मैं उसके पहले से कह रहा हूं वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी जो भी। जी प्राची जी मैं 30 सेकंड लेके अपनी बात समाप्त करता हूं। 30 सेकंड में इससे ज्यादा नहीं लूंगा। इनको मैं 2 झूठ पे एक्सपोज करूंगा। इनका जो इकोनॉमिक डेटा है जो कहता है कि हमारा इन्फ्लेशन 3%, 3.5%, 2.5% जो भी आंकड़े देते वो भी झूठ है। प्राची जी आपके रिपोर्टर्स को बाहर लेके जाइए, आपके इंडिया टीवी के स्टूडियो के बाहर जो चाय के दाम है वो डबल हो चुके हैं, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका है, इसको गलत नापते। मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। सबसे कम। मेरे सवाल पर आज आप नहीं आ रहे हैं, मेरे सवाल पर आज आप नहीं आ रहे हैं। मैं बहस करने के लिए तैयार हूं इस सरकार की नाकामी पर, मैं बहस करने को तैयार हूं विपक्ष के सवालों पर, मैं बहस करने के लिए तैयार हूं देश के सामने उपजी समस्याओं पर। लेकिन जब हमारे देश का एलओपी 3 टर्म से जिसे देश चुनकर प्रधानमंत्री बना रहा है, अगर उसे गद्दार कहेगा तो मैं कैसे बहस करूं आपसे? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्या देश के एलओपी कर सकते हैं? तहसीन जी से पूछ रही हूँ, क्या हो गया है उनको? कौन लिख रहा है उनकी स्क्रिप्ट? पूछ रहा हूं प्राची जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर देश की सेवा और देश की रक्षा हमें करना है तो काहे एलपीजी मुफ्त में बांट रहे थे चुनाव के बाद? तब स्टेट ऑफ हुर्मुज़ मुझे जवाब देने दीजिए। मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन तहसीन जी आप एक सवाल का जवाब मेरा बार बार नहीं दे रहे ना, आप बहुत स्मार्टली बाकी मुद्दों पर चले जा रहे हैं। आप बाकी सवालों पर जितना चाहें शहजाद को घेर लीजिएगा, मैं आपको मौका दूंगी, आप जितना चाहें सवाल पूछ लीजिएगा, शहजाद आपको जवाब देंगे। मैं आपसे पूछ रही हूं कि 3 बार से देश की जनता जिसे चुनकर प्रधानमंत्री बना रही है, आप उसे गद्दार कह रहे हैं, ये है आपकी शब्दावली। मैं आपसे पूछ रहा हूं जिस तरह से अर्थव्यवस्था पे हमें झूठ बोला है। तहसीन जी सवालों के जवाब कभी सवाल नहीं हुआ करते हैं ना, सवालों के जवाब कभी सवाल नहीं हुआ करते हैं ना। देश की बर्बादी का काउंटडाउन क्या आप मेरे सामने छेड़ेंगे? तहसीन जी क्या आप ये कामना करेंगे एक मंच से खड़े होकर कि 90 दिनों बाद मेरा देश बर्बाद हो जाएगा? क्या आप ये कामना करेंगे? अरे 2 रास्ते होते हैं ना विपक्ष के पास, या तो आप सरकार से सवाल पूछिए, या तो आप सरकार से सवाल पूछिए, या तो आप सरकार को सोल्यूशन दीजिए। लेकिन आपने तो तीसरा रास्ता चुन लिया। आप ना सोल्यूशन देंगे, ना साथ में खड़े होंगे, ना आप सवाल पूछेंगे, बल्कि आप पैनिक क्रिएट करेंगे। नहीं ना, अब देखिए बस एक सेकंड आप बोले। हाँ बोले। जब मैं एक ही लाइन जब मैं कोविड के पहले कह रहा था कोविड का संकट आएगा, तब भी आपने मुझे राहु काल कहा, वो भी गद्दारी थी। आज जब मैं कह रहा हूं संकट आ सकता है, आप तब भी मुझे नेगेटिव कह रहे हैं। आपको काम नहीं करना है। नहीं, आपको नेगेटिव कोई नहीं कह रहा। तहसीन जी मैंने आपसे एक चीज जोड़ते जाएंगे भाई। मैंने आपसे कहा कि आपको जितना सवाल करना है आप सवाल करिए, और शहजाद तैयार बैठे हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन जब कोई मर्यादा को भूल जाएगा तो उस पर बहस नहीं कर पाऊंगी ना। मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि मर्यादाएं कहां हैं एलओपी की। अब जवाब दें शहजाद आप। ऐसा है कि आग लगी है बस्ती में, सब कर रहे हैं मस्ती में, तो फिर हिमाचल प्रदेश में कौन सी सस्ती कर दिया आपने तेल के दाम? हमने तो 10 रुपए की छूट दी पहले, फिर उसके बाद उसमें से 3.5 रुपए 4 रुपए वापस ले लिए। अभी भी 5.5 6 रुपए की छूट है, 6.5 रुपए की। आपने तो 5 रुपए बढ़ा दिए हिमाचल में। ये कौन सी मस्ती चल रही है भाई?
इस पे कोई जवाब नहीं देना है। हिमाचल में तो प्रूफ, महंगाई प्रूफ है ना सब लोग, वहाँ पे लोग। दूसरी बात, इन्होंने बोला राहत नहीं दी। मैं आपको 2 स्मॉल एग्जाम्पल देता हूँ, बाकी देने का टाइम नहीं है। EMI की होम लोन की रेट 10.5% होती थी इनके ज़माने में, आज 7.5% है। डेटा, इंटरनेट, या अभी इंटरनेट से जुड़े हैं ये, है ना, ये व्यक्ति, अगर इंटरनेट इनके ज़माने में होता ना, एक शो करने में इनका 2-3 हज़ार रुपये खर्च हो जाता, क्योंकि 1 GB था 300 रुपये का। सुनिए ना भाई, मेरी बीच में मत बोलिए। और आज 1 GB डेटा जो है वो 10 रुपये का है। तो ये तहसीन पूनावाला ऑनलाइन भी आ चुके हैं ना जूम से, वो मोदी जी की वजह से आए हैं, और मोदी जी को ही गाली देंगे। पर तीसरी बात, तहसीन पूनावाला बोल रहे हैं कि भाई साहब, मैं बाहर देखिए चाय के दाम, जो खुद सिल्वर कप में ताज मानसिंह में चाय पीते हैं, मैं इनसे अब पूछना चाहता हूँ, और अब प्राची जी इनको पूरा जवाब देने दीजिए और भागने मत देना। तहसीन पूनावाला ये बताइए कि मिल्क का दाम 1 लीटर, चाय की बात की ना, सिर्फ चाय की बात करेंगे, दूध का दाम 2004 में क्या था, 2014 में क्या था, और 2026 में 1 लीटर का दाम क्या? जल्दी से बोले तहसीन जी, फिर बाकी मेहमान। बताओ, चाय की बात की तुमने, मुझे नहीं पता दाम क्या है। अब मैं बताऊंगा। तो बताओ। सुनिए ना भाई, अब सुनिए, 14 रुपए लीटर, सुनिए, 2004 में 14 रुपए लीटर, जब ये मनमोहन सिंह चले गए तो 48 रुपए लीटर, मतलब बढ़त मोर देन 130%। 130% की ग्रोथ हुई है रेट में, पर वो नहीं बोलना है। शुगर के दाम में इनके 10 साल में 185%, राइस के दाम 190%, पटेटो के दाम 200%। यह है आप लोगों की करतूत। महंगाई, इन्फ्लेशन रेट 10-12%, आज 4.5% है, 4% है, तो आप बोलते हैं झूठ है। 4% झूठ बोलते हो आप, झूठ बोलते हैं। तो हिमाचल में 5 रुपए क्यों बढ़ा दिए? हिमाचल में 5 रुपए क्यों बढ़ाए? इन्होंने इन्फ्लेशन, 1 मिनट, हिमाचल पे आता हूं, इन्होंने इन्फ्लेशन का डेफिनेशन बदलाए। ये इन्फ्लेशन में अलग नाप लेते हैं। आप इंडिया टीवी के बाहर जाइए, इन्फ्लेशन और बचत, इन्फ्लेशन सबसे अधिक है और बचत सबसे कम है। चले ठीक है तहसीन जी, बदले हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है तहसीन जी, मैं कह रही हूं आप इस सरकार से जितने सवाल पूछने उतने सवाल पूछ लीजिए, और आप जब पूछ रहे हैं तो आपको बीच में कोई रोक भी नहीं रहा। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष की शब्दावली ऐसी होगी ना, तो आपकी लड़ाई कमजोर हो जाएगी। सुनील जी, क्या लड़ाई कमजोर नहीं होगी आपकी? जितनी सीरियसनेस चाहिए सरकार से सवाल पूछने के लिए, उतनी सीरियसनेस क्यों नहीं दिखाते हैं नेता प्रतिपक्ष? आप इंडोर्स करते हैं उनकी इस भाषा को? देखिए प्राची जी, हम लोग इस विचारधारा के लोग हैं कि सबका सम्मान होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी का भी सम्मान होना चाहिए शब्दों में। और मैं ये कहूँगा कि इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को लगभग बर्बाद कर दिया है। और अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो जो वीडियो चल रही है टॉफी वाली आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, ये वीडियो जैसे इस देश का किसान देख रहा है, उसका खून जल रहा है, बेरोजगार नौजवान देख रहा है, वो तड़प उठ पड़ रहा है, या लाइन में लगा डीजल पेट्रोल के लिए जो लोग लाइन में लगे हैं उनको दिखा के देखिए, जो गैस की लाइन में लगे हैं लेने के लिए उनको दिखा के देखिए। तो ये वीडियो अगर देश की जनभावनाओं को आहत कर रहा है तो प्रधानमंत्री जी को यह काम नहीं करना चाहिए था। और प्रधानमंत्री जी ने तो खुद इस देश को समझाया है कि देश वैश्विक संकट में है, आप डीजल कम खर्च करिए, पेट्रोल कम खर्च करिए, सोना ना खरीदिए, विदेश यात्रा में मत जाइए। तो आप अगर खुद समझा रहे हैं तो विदेश जाकर के कौन सा संदेश दे रहे हैं? जब आपका पूरा देश रो रहा है आर्थिक संकट से, तो आपकी हंसी 140 करोड़ लोगों को चिढ़ा रही है। तो मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ये जो टॉफी वाली आपकी हंसी है ना, ये 144 करोड़ लोगों को चिढ़ा रही है, छोटे व्यापारियों को चिढ़ा रही है, जो सुनार कारीगर हैं उनको चिढ़ा रही है। सुनील जी, ये अनुरोध आपने प्रधानमंत्री से किया, ये तो उन्होंने सुन लिया, उसको चिढ़ा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खड़े, उन्होंने भी सुन लिया। भाई एक अनुरोध नेता विपक्ष से भी कर दीजिए, एक अनुरोध तो राहुल गांधी जी से भी कर दीजिए। हमने तो वो बयान भी सुने ना, जब संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री कहते हैं कि अखिलेश यादव जी मेरे दोस्त हैं, और अखिलेश यादव जी हंसकर उनकी इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन यहाँ तो सारी मर्यादाएं तार-तार है ना, रोएगा, माफी मांगेगा, देश का गद्दार है, संविधान को खत्म कर रहा है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। देश के बर्बादी का काउंटडाउन बताइएगा क्या आप जनता को? देखिए प्राची जी,
मैं ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को लेकर के शब्दों की मर्यादा सबके मन में होनी चाहिए, लेकिन ये भाजपा पर भी लागू होता है, हम लोगों पर भी लागू होता है। तो हम लोग तो कोशिश करते हैं कभी मर्यादा न तोड़ें। लेकिन अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे है, हालांकि हक आपका है सवाल करने का। इन 12 सालों में अगर देश का रुपया सबसे निचले स्तर पे है तो जिम्मेदार कौन है? विपक्ष है। नहीं सर, आप सरकार को जिम्मेदार अगर ठहराइए। इन 12 सालों में सुनील जी, आप सरकार को जिम्मेदार देश अगर ठहराइए। सबसे आप ज्यादा सरकार से कर्जदार बात हो गया करिए। आपको सरकार से जितने चुभते सवाल पूछने हैं आप पूछ लीजिए, लेकिन जब आप देश के प्रधानमंत्री को गद्दार कह देते हैं ना, तो आप जनता के जनादेश का अपमान करते हैं। जब आप कहते हैं ना रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, माफी मांगेगा, तो आप देश के जनादेश का आप अपमान करते हैं। और जब आप ये कहते हैं ना काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो सवाल उठते हैं कि आप पैनिक क्यों क्रिएट कर रहे हैं? आप जानते हैं, मैं जानती हूं कि वैश्विक संकट है, तो देश को ये क्यों कह रहे हैं केरोसिन नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, खाना पीना नहीं मिलेगा, सोना नहीं मिलेगा? क्या ये दायित्व है विपक्ष का? अच्छा प्राची जी, क्या आपने कभी हमारे नेता को कोई मर्यादा तोड़ते हुई बात करते हुए सुना है? तो फिर मैं फिर कह रहा हूं, जो राहुल गांधी जी ने बात कही है उनके शब्दों को आगे पीछे छोड़ दीजिए। नहीं सर, मैं कैसे छोड़ तरफ जा रहा है ना? नहीं सुनील जी, मैं और कैसे खुद प्रधानमंत्री जी कह रहे मेरे हैं, देश की जनता को जब कोई डराएगा और मेरे देश की बर्बादी का कोई 90 दिन का काउंटडाउन लगा देगा, तो मैं तो सवाल पूछूंगी। सुनील जी, आप भी तो बैठकर आप भी तो यहाँ बैठकर सवाल पूछ रहे हैं ना शहजाद जी से, और आपके सवालों को मैं शहजाद तक पहुंचा भी रही हूँ। लेकिन जब आप देश की बर्बादी का काउंटडाउन चलाएंगे तो सॉरी, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि देश मेरा बर्बाद नहीं होगा ना भाई। वैश्विक संकट है। चले मुझे एक उदाहरण दे दीजिए सुनील जी, एक उदाहरण दे दीजिए। वैश्विक संकट है, ये आप भी मानते हैं? एक सेकंड सुनील जी, वैश्विक संकट है, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी जी मानते हैं आप? इस वैश्विक संकट में किसी एक देश का उदाहरण दे दीजिए जहां नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर देश की जनता को काउंटडाउन बता रहा हो उसके देश की बर्बादी का। अच्छा ठीक बात है प्राची जी, अगर दुनिया में कोई भी देश संकट में हो और उसका मुखिया विदेश में जाकर के हंस रहा हो, देश को चिढ़ा रहा हो, एक उदाहरण आप दे सकती हैं? भाई इनका सवाल ये है, अब मैं इसका जवाब विदेश यात्रा पर इनका देश सवाल को बर्बादी की तरफ ले जाकर के जिस मेलोडी को लंबा टॉफी बेच रहे हो, सुनील जी आपके सवाल का जवाब लेती हूँ। जिस मेलोडी को आप मिठास की बात कह रहे हैं ना शहजाद जी, चुभ रहा है। अब मैं जवाब देना चाहता हूँ, बड़ा लंबा बोला, सुनील जी बहुत लंबा फिर बाकी सवाल तो ले लीजिए। ऐसा है कि मैंने अपनी बात में अपना रख दूंगा, फिर उसके बाद नहीं मैं यील्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं यील्ड नहीं। अरे सवाल तो ले लीजिए। अरे आपने अभी तक क्या कर रहे थे? सवाल तो अभी तक क्या था भाई ये? अरे ये अभी तक क्या था? सौरभ द्विवेदी हो क्या आप? मतलब डायलॉग मार रहे थे, डायलॉग मार समझ ही नहीं आ रहा था। ये सौरभ द्विवेदी मत बनो। अच्छा रुक जाए सुनील जी, डिबेट के सौरभ द्विवेदी मत बनो। बर्बादी के जिम्मेदार हैं, वो सवाल था। ठीक है, सवाल इनका बोले हो गया संतुष्ट। अब मैं बोलता हूँ एक प्राची जी, इनसे केवल ये पूछ लीजिए सर, आ गया ये क्या तरीका है भाई? सुनील जिसने इस देश को बर्बादी के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया है, ठीक है, उस व्यक्ति को हम किन शब्दों में उनका ओके डन। सुनील जी आगे आपका सवाल पूछ, जवाब दे आप शहजाद जी। मेलोडी चुभ रही है। हास्यास्पद है कि भाषा और मर्यादा की बात आप सुनील जी से पूछे। सुनील जी तो अच्छे व्यक्ति है, मेरे बड़े भाई है। इनके पार्टी में इनसे भी एक बड़े प्रवक्ता है, राजकुमार भाटी, जो एक समाज को छोड़िए रामायण, प्रभु श्री राम को अपशब्द बोलते हैं। हिम्मत है तो पार्टी से निकालो इनको, हिम्मत है तो फिर मर्यादा की बात करो। और अभी मैं सुना दूंगा रामायण के खिलाफ, राम जी के खिलाफ, ब्राह्मण समाज के खिलाफ क्या क्या बोला है। तो सुनील यादव जी खुद क्या क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, परंतु अखिलेश जी की हिम्मत नहीं हो रही उनको निकाल के। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि टॉफी का वीडियो देख के दर्द हुआ। दर्द पता है किसको हुआ? जो हाथ में टोबलेरॉन और स्नीकर लेकर घूमते हैं। क्यों पता है? पार्ले जी इज ए कंप्लीट मेक इन इंडिया कंपनी। और इस कंपनी की स्टोरी सुनिए। ये कंपनी वो कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में पैकेज फूड कंपनी के उसमें रेवेन्यू कमाया है $2 बिलियन का। इसने पिछले साल मोदी जी के आने के बाद 900 करोड़ का प्रॉफिट। यहां पे काम करने वाले इटालियन नहीं है, यहां पर हमारे देश के लोग काम करते हैं। पार्ले जी बिस्किट है ना, जो चाय में से डिबो डिबो के हम खाते, जिसका दाम नहीं पता तहसीन को, वो पार्ले जी बिस्किट भी यही कंपनी बनाती है। तो मोदी जी ने टॉफी पकड़ा के बहुत सी सारी चीजें तो ले ली, पर मेक इन इंडिया प्रोडक्ट भी बेच दिया। अब टॉफी की इतनी सेल बढ़ रही है कि समाजवादी सोच रही है स्नीकर, और ये वही समाजवादी। 10 सेकंड और, इन्होंने भी तो इतना लंबा बोला, 10 सेकंड। ये वही है ना, ये सब गैंग
जो भारत की वैक्सीन छोड़ के विदेशी वैक्सीन खरीदो, बीजेपी की वैक्सीन मत खरीदो। मैं सुनील जी से पूछना चाहता हूं, विदेशी वैक्सीन बेच रहे थे तब, भारत की कंपनियां आज प्रमोट हो रही है। ठीक है शहजाद, लेकिन ये जो 90 दिन का काउंटडाउन है तो मुझे अंशु जी ही समझा पाएंगे। उससे पहले बस सोमनाथ भारती जी को चर्चा में ले आऊं। ये 90 दिन का काउंटडाउन कितना रियलिस्टिक लगता है ये तो मुझे बताएंगे अंशु जोशी जी। लेकिन सोमनाथ भारती जी, मेरा जवाब ले लेते। सोमनाथ, मैं फिर आ रही हूं सर, दो मेहमान हैं, राजकुमार जी पे सोमनाथ भारती जी आप मुझे समझाइए, ऐसे वक्त में जब आपके नेता भी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, क्या ऐसी भाषा सही है? क्या देश को डराना ठीक है? क्या पैनिक क्रिएट करना ठीक है? देखिए प्राची जी, मैं तो कई बार आपके चैनल पे भी और चैनलों पे भी कहा हूं कि राहुल जी जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसको मैं लूज बॉल कहता हूं, और उस लूज बॉल पे भाजपा छक्का मारती है, और उसके कारण जो मेन डिस्कोर्स है डिस्कशन का, पॉलिटिकल डिस्कशन का, राष्ट्र हित में डिस्कशन का, वो खत्म हो जाता है। अब आपका सारा शो इस वक्त उसी पे है कि राहुल जी ने शब्दावली का क्यों इस्तेमाल किया। वो यही पूछ सकते थे कि भाई देश के अंदर मुसीबतें इतनी हैं और आप फॉरेन में टॉफी बांट रहे हैं, मेलोडी बांट रहे हैं, लेकिन ऐसा शब्दावली का इस्तेमाल किया कि सारा पॉलिटिकल डिस्कशन उसी गिर्द गिर्द घूम रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि जी भाजपा कांग्रेस में दोस्ती यारी है कि जब जब माननीय मोदी जी फंसे तो राहुल जी कुछ ऐसा इस्तेमाल कर लें जिससे कि भाजपा को एक वॉकओवर मिल जाए। दूसरी बात आप समझें, देखिए आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं मानता हूं, पहले के जमाने में जब पीएम जाया करते थे ना, तो फ्लाइट में करीब करीब हर चैनल के सीनियर जर्नलिस्ट जाया करते थे साथ में, पता है कौन, जिससे कि सवाल जवाब हो सके। पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जाया करते थे फॉरेन, तो वो ब्रीफ करते थे हिंदुस्तान के मीडिया को कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या किस किस तरीके से देश को फायदा हुआ। कभी आपने सुना? ये दोनों प्रैक्टिस खत्म हो गए, मतलब अकाउंटेबिलिटी जीरो हो गई। अब तीसरी बात समझें, माननीय मोदी जी गए 5 कंट्रीज, 43 साल बाद माननीय प्रधानमंत्री गए नॉर्वे। खबर ये आ रही है, मेरे मित्र हैं भाजपा के प्रवक्ता जो हैं, वो बता दें अगर गलत हो तो, चल रहा है कि जी फरवरी 27 को 2026 में कोई नॉर्वे का सोवरेन वेल्थ फंड है जिसने अदानी जी कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। तो लेट हो गए माननीय मोदी जी वहां जाने में, 5 बजे के चुनाव था बीच में, कह रहे हैं कि उनके इंटरेस्ट के लिए गए थे। ये गलत है तो बता दें। तीसरी बात देखें, माननीय मोदी जी के 2 मित्र परम, अदानी जी 10 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अमेरिका में, अंबानी जी 15 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अमेरिका में, 15,000 अमेरिकन यूथ को वहां जनरेट कराएंगे जॉब्स। तो जितना 5 देशों से फायदा नहीं हिंदुस्तान को हुआ होगा, उससे कहीं ज्यादा माननीय मोदी जी के 2 मित्रों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया फॉरेन में। ठीक है, तो देश का इंटरेस्ट कहां है? चौथी बात अब देखें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस देश में जो है, देखो भारतीय बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं वो भी अपना पैसा खींच रहे हैं। 27,000 करोड़ सिर्फ मई के महीने में खींच लिया, और 2.2 लाख करोड़ खींच लिया पूरे 2026 में। चलें ठीक, आप सोचे कहां जा रहा है देश? रुपये लोएस्ट पे है, डीजल पेट्रोल गैस हाईएस्ट कॉस्टलीस्ट है। चलें, और जिस जर्नलिस्ट के ने सवाल पूछा था उसके उन्होंने मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक बैन करा दिया। लेकिन सोमनाथ भारती जी एक बात तो है ना, जो बात बाकी 2 विपक्ष के लोग भी बैठे हैं, जो बात कोई नहीं कह पाया, कम से कम आपने वो कहा तो सही कि एक ऐसी लूज बॉल करते हैं राहुल गांधी जिससे पूरा का पूरा मुद्दा ही शिफ्ट हो जाता है। और रही बात आपके आंकड़ों की, रही बात राहुल गांधी जी के कंसर्न की, अब अंशु जी आप जरा विस्तार से समझा दीजिए। एक तो काउंटडाउन है कि देश बर्बाद होने जा रहा है, कुछ नहीं मिलेगा, ना पेट्रोल मिलेगा, ना केरोसिन मिलेगा, ना खाने को मिलेगा, ना पीने को मिलेगा, एक तो ये है, और दूसरा जो सोमनाथ भारती जी की कंसर्न है। तो प्राची, पहले तो हम ये समझें कि अभी जो स्थितियां बनी हैं और जिस महंगाई की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, तो ये वेस्ट एशिया में जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ा है, एनर्जी शॉक्स की जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें फिर भी अपने फिस्कल बफर्स और फॉरेन रिजर्व्स का बखूबी इस्तेमाल करते हुए भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। ये इंदिरा गांधी जी का लगाया हुआ आपातकाल नहीं है जिसकी वजह से जनता
प्रधानमंत्री से माफी की मांग करेगी। प्रधानमंत्री क्यों माफी मांगेंगे इस देश की जनता से? 32 देशों से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेने के लिए, 30 से ज्यादा देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टेब्लिश करने के लिए, अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को 2014 के पहले जो 280 बिलियन यूएसडी था उसको 700 बिलियन यूएसडी बनाने के लिए, देश को सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, इस तमाम युद्ध की स्थिति में भी अपने देश में अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए, अपने ऑयल रिजर्व्स को लगातार बढ़ाने का काम करने के लिए अभी यूएई के साथ एक हिस्टोरिक डील करके जो 5 देशों की यात्रा पे गए हैं, ये सकारण गए हैं।